हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। जैसा कि आप लोगों का यूपी ट्रिपल एससी एएनएम वैकेंसी का जो एग्ज़ाम के डेट हैं वो आ चुके हैं। 11 जनवरी 2026 को आपका मुख्य परीक्षा जो है वो होने वाली है। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए राठौर एजुकेशन पॉइंट ला चुका है क्रैश कोर्स, जो कि है नायक बैच। इस बैच में आपको कंप्लीट तैयारी इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जा रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ 499 में। ठीक है, इसमें आपको लाइव क्लासेस के थ्रू कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। आपको PDF नोट्स, रिकॉर्डिंग क्लासेस, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल रहा होगा। और इन सभी के अलावा आपको जो है वो एक ई बुक बिल्कुल फ्री मिल रहा होगा इस क्रैश कोर्स के साथ, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बिल्कुल शॉर्ट में आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको आप राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके हमारे नायक बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप करके या कॉल करके जो है वो जानकारी ले सकते हैं। तो राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को जो है वो शुरू करिए। ठीक है, अब अगर आप लोग के लिए जो है वो लगातार रिकॉर्डिंग क्लासेस, लगातार जो है वो फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पर लाई जा रही हैं, जो कि अब टॉपिक वाइज होने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज आज का हमारा टॉपिक जो है क्लास का वो है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। ठीक है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम पे जो है वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के वो आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, BCG वैक्सीन इज गिवन एट विच एज, यानी BCG टीका जो है वो किस आयु में लगाया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, जन्म के समय, 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर, 14 सप्ताह पर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है जन्म के समय। BCG का जो वैक्सीन है वो जन्म के समय दिया जाता है, जो कि TB के खिलाफ दिया जाता है। ये जन्म के तुरंत बाद जो है वो 24 घंटे के भीतर में लगाया जा रहा होता है, जो कि इंट्राडर्मल यानी कि ID दिया जाता है। ठीक है, ये ID इंट्राडर्मल दिया जाता है, जो कि लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाता है, जिसका निशान ज़िंदगी भर रह जाता है जनरली। ये जो है ये TB के खिलाफ इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए BCG का वैक्सीन जो है वो दिया जाता है। BCG का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है बैसिलस क्लैमाइड ग्यूरिन। ठीक है, बैसिलस क्लैमाइड ग्यूरिन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ यानी TB के खिलाफ दिया जाता है और ID दिया जाता है, यानी कि इंट्राडर्मली दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज गिवन ओरली एट बर्थ। तो जन्म के समय कौन सा टीका जो है वो ओरली यानी कि मुक्त द्वार से दिया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, हेपेटाइटिस B, OPV 0 यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज, या फिर पेंटावेलेंट, या फिर रोटा वायरस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है OPV 0। तो जो वैक्सीन ओरली बर्थ के समय दिया जाता है वो होता है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, OPV 0 डोज जो है वो पोलियो वैक्सीन जो है वो जन्म के समय दिया जाता है, जो कि पोलियोमाइलाइटिस से बचाव करता है। और इसमें 2 बूंद जो है वो बच्चे को दिया जाता है। 3 वैक्सीन जो होते हैं वो बच्चे को जन्म के समय दिया जाता है। क्या क्या, BCG का वैक्सीन, OPV 0 डोज और हेपेटाइटिस B का वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हाउ मनी डिजीजेस। तो पेंटावेलेंट टीका कितनी बीमारियों से बचाव करता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, 3 बीमारियों से, 4 बीमारियों से, 5 बीमारियों से या 6 बीमारियों से। तो पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है वो कितनी बीमारियों के खिलाफ दिया जाता है। ये क्या है, ये एक संयुक्त वैक्सीन है यानी कि कॉम्बिनेशन टीका है, जो कि 5 बीमारियों के खिलाफ दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, डिप्थेरिया, पर्टियूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B और इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B। ठीक है, HIV। ठीक है, ये टीका कब कब दिया जाता है, तो 6 सप्ताह पर, 10 सप्ताह पर और 14 सप्ताह पर बच्चे को जो है वो ये टीका दिया जाता है, जिसका उद्देश्य जो होता है वो कई बीमारियों के खिलाफ एक साथ सुरक्षा प्रदान करना होता है। मीजल्स रूबेला MR वैक्सीन का फर्स्ट डोज कौन से उम्र पर दिया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, 6 वीक, 9 महीने, 9 महीने, या फिर 1 साल, या फिर 15 महीने। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 9 महीने। पहला जो MR का वैक्सीन होता है वो 9 महीने पर दिया जाता है। MR का टीका जो है वो मिजल्स और रूबेला दोनों से बचाव करता है। इसका पहला खुराक 9 महीने पर दिया जाता है। दूसरा खुराक जो है वो 6 से 24 महीने के बीच, 16 से 24 महीने के बीच में दिया जाता है। ठीक है, यह टीका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि खसरा बच्चों में मृत्यु और कुपोषण का महत्वपूर्ण कारण बन जाता है अगर ये टीका ना दिया जाए तो। ठीक है, विटामिन A सप्लीमेंटेशन कौन से उम्र से शुरू होता है, NIS के तहत। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विटामिन A का खुराक जो है वो किस आयु में दिया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, 6 सप्ताह, 9 महीने, 12 महीने या 15 महीना। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 9 महीने।
विटामिन ए का पहला खुराक जो है वो MR टीके के साथ जो है वो 9 महीने की आयु पर दी जाती है। इसका पहला खुराक कितना होता है, 1 ml होता है, ठीक है, 1 ml होता है, या फिर जिसे हम 1 लाख IU भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हर 6 महीने पर जो है वो 2-2 ml यानी कि 2 लाख IU जो है वो दी जाती है बच्चे को 5 वर्ष के हो जाने तक, ठीक है। यह बच्चे में जो नाइट ब्लाइंडनेस है और आँखों से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है वो सारे से बचाता है और संक्रमण से भी बचाव का में मदद करता है, ठीक है। IPV यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज़ गिवन बाय विच रूट। तो IPV का जो वैक्सीन है वो किस रूट से देते हैं? ऑप्शन क्या क्या है, ओरल रूट से, सबक्यूटेनियस से, इंट्रामस्कुलर से या इंट्राडर्मल से। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है इंट्रामस्कुलर यानी कि मांसपेशियों में, ठीक है। IPV यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है वो पोलियो वायरस का मरा हुआ रूप यानी कि किल्ड रूप होता है, ठीक है। ये एक किल्ड वैक्सीन होता है जो कि कैसे दिया जाता है, तो IM दिया जाता है यानी इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। ये कब कब दिया जाता है, तो 6 सप्ताह पे और 14 सप्ताह पे जो है वो ये वैक्सीन दिया जाता है। ये OPV के साथ मिलकर बच्चों को पूर्ण पोलियो से सुरक्षा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन एट 16 to 24 मंथ्स, यानी कि कौन सा ऐसा वैक्सीन है जो 16 से 24 महीने की आयु में दी जाती है। ऑप्शन क्या क्या है, MR2, TPT1, OPV बूस्टर या ऑल ऑफ द अबव। तो 12 से 24 महीने के आयु पे बच्चों को जो है वो बूस्टर डोजेस भी दी जाती है। और कौन कौन से टीका दिए जाते हैं, तो ये सारे के सारे टीके जो हैं वो बच्चे को 12 से 24 महीने पे दिया जाता है। MR2 का वैक्सीन हो गया, DPT1 हो गया, OPV बूस्टर हो गया, ये तीनों वैक्सीन जो है वो बच्चे को 16 से 24 महीने की आयु पे दिया जाता है हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है। MR जो होता है वो आपको पता ही है मीजल्स और रूबेला के खिलाफ, DPT बूस्टर जो है वो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के खिलाफ, वहीं OPV बूस्टर का बात करें तो पोलियो के खिलाफ ये सारे वैक्सीन्स जो हैं वो दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, TB, टेटनस और डिप्थेरिया वैक्सीन इज गिवन टू प्रेग्नेंट वुमन एट व्हाट टाइम। तो TD वैक्सीन जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को कब लगाया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट डोज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहली खुराक जो है वो प्रथम तिमाही में, फर्स्ट डोज एज अर्ली एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहली खुराक, फर्स्ट डोज आफ्टर 8 मंथ यानी कि 8 महीने के बाद पहली खुराक, या फिर ओनली आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के बाद। तो इसका सही आंसर है कि एक जो प्रेग्नेंट औरत होती है उन्हें TB यानी टेटनस और डिप्थेरिया का जो वैक्सीन है वो सबसे पहले कब दिया जाता है, तो फर्स्ट डोज एज अर्ली एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी यानी कि पहला डोज जो होता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिया जा रहा होता है। गर्भवती महिला में TB के जो है वो 2 टीके लगते हैं। पहली खुराक जो है वो शुरुआत में दिया जाता है और दूसरी खुराक जो है वो पहली खुराक के 4 सप्ताह बाद जो है वो दी जाती है, ठीक है। यदि महिला जो है वो पिछले 3 वर्षों में TD1 और TD2 यानी TD के दोनों डोजेज लगवा चुकी है, यानी पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो 3 साल के अंदर में अगर वो फिर से प्रेग्नेंट है तो उसे TD1 और TD2 ना दे करके बल्कि TD बूस्टर डोज जो है वो दिया जाता है। इससे क्या होता है, तो प्रसव के समय माँ और नवजात दोनों को जो है वो टेटनस से सुरक्षा प्रदान पहले ही कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रन एट 10 and 16 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि 10 और 16 वर्ष की आयु पर कौन सा टीका जो है वो दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, MR, TD, DPT, OPV। तो इसका सही आंसर क्या है कि 10 और 16 वर्ष की आयु पे कौन सा टीका दिया जाता है। इसका सही आंसर है TD। TD का जो टीका है वो 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु पर दिया जाता है, यानी टेटनस और डिप्थीरिया का। ये बूस्टर डोज होता है जो कि इन आयु पर दिया जाता है। इसे इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है और ये बच्चों को स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत जो है वो दिया जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PCV यानी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है इज गिवन एट विच शेड्यूल, ठीक है। तो PCV का जो वैक्सीन है वो कब देते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, एट बर्थ एंड 6 वीक, 6 हफ्ता, 14 हफ्ता और 9 महीने, या फिर 6 हफ्ता, 14 हफ्ता और बूस्टर जो है वो 9 से 12 महीने पे, या फिर 10 वीक एंड 14 वीक। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C यानी कि 6 वीक, 14 वीक और बूस्टर हम कब देते हैं, 9 से 12 महीने पे जो है वो हम बूस्टर डोज देते हैं PCV का। तो PCV का जो टीका है वो न्यूमोकोकल संक्रमण जैसे न्यूमोनिया, ये सबसे, मस्तिष्क ज्वर यानी कि ब्रेन फीवर, ये सारे से बचाव के लिए जो है वो PCV का वैक्सीन दिया जाता है। इसका पहला खुराक जो है वो 6 सप्ताह पर दिया जाता है, दूसरा खुराक जो है वो 14 सप्ताह पर दिया जाता है और बूस्टर डोज जो है वो 9 से 12 महीने पर दिया जाता है। यह एक बहुत ही प्रभावी टीका होता है जो बच्चों में गंभीर न्यूमोनिया के मामलों को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जापानीज एंसेफेलाइटिस यानी कि जेई वैक्सीन जो है वो हम इज़ गिवन एट व्हाट एज इन एंडेमिक एरियाज, यानी कि संक्रमित क्षेत्रों में जेई का जो टीका है वो किस आयु में दिया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, 6 महीने, 9 महीने और 16 से 24 महीने, या फिर 10 हफ्ते और 14 हफ्ते, या फिर 1 साल और 2 साल। तो इसका सही आंसर है कि जेई का टीका जो है वो उन जिलों में दिया जाता है जहाँ की जापानीज इंसेफेलाइटिस फैलता है। ठीक है, इसका पहला खुराक कब दिया जाता है, तो इसका पहला खुराक 9 महीने की आयु पर एमआर के साथ, और दूसरा खुराक जो है वो 16 से 24 महीने की आयु पर डीपीटी बूस्टर के साथ जो है वो दिया जाता है। ये बच्चों में मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाला जो ब्रेन फीवर होता है उससे सुरक्षा दे रहा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 9 महीने और 16 से 24 महीने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो कौन सा टीका है जो जीवित लेकिन कमज़ोर यानी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का टाइप होता है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स, रूबेला, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव यानी कि सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो होता है उनमें रोगजनक का जीवित लेकिन कमज़ोर रूप होता है। ये शरीर में हल्का संक्रमण उत्पन्न करके दीर्घकालीन प्रतिरक्षा विकसित करते हैं। ठीक है, बीसीजी, ओपीवी और एमआर का वैक्सीन तीनों जो होता है वो लाइव एटीन्यूएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस। रोटा वायरस का टीका जो है वो किस मार्ग से दिया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, ओरल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और या फिर इंट्राडर्मल। तो रोटा वायरस जो होता है वो किस मार्ग से दिया जा रहा होता है, इसका सही आंसर है ओरल। रोटा वायरस जो होता है वो ओरली देते हैं। इसमें क्या है, ड्रॉप्स दिया जाता है। 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पर जो है वो रोटा वायरस का टीका बच्चे को दिया जाता है, जो कि डायरिया से बचाव के लिए होता है, जिससे बच्चा जो है वो डायरिया और गंभीर दस्त यानी डिहाइड्रेशन से बच रहा होता है। ये WHO द्वारा अनुशंसित है और भारत के सभी राज्यों में जो है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। बीसीजी टीका किस मार्ग से लगाया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, इंट्राडर्मल त्वचा में, इंट्रामस्कुलर मांसपेशी में, सबक्यूटेनियस त्वचा के नीचे, या फिर ओरल मुख द्वार से। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि बीसीजी का जो टीका है वो हम लोग कैसे देते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इंट्राडर्मल। ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म में इंट्राडर्मली जो है वो बीसीजी का जो टीका है वो लगाया जाता है, जिसके बाद एक छोटा सा स्वेलिंग होता है उस एरिया में, जो कि कुछ हफ्तों बाद दाग बनकर रह जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका दाग रह जाता है हमेशा के लिए। तो ये दाग जो है वो इंगित करता है कि टीका सफलतापूर्वक प्रभावी हुआ है या नहीं। ठीक है, ये दाग होना जो है वो भी एक जो है वो ये होता है प्रभाव किया या नहीं इस बात का दर्शा रहा होता है। विच वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, यानी कि कौन सी टीका हेपेटाइटिस बी संक्रमण से बचाव करता है। ऑप्शन क्या क्या है, पेंटावेलेंट, बीसीजी, ओपीवी या एमआर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि कौन सा वैक्सीन जो है वो हेपेटाइटिस बी से बचाव कर रहा होता है, वो है पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट में जो है वो 5 बीमारियों के खिलाफ जो है वो वैक्सीनेशन प्रेजेंट होता है, डिप्थेरिया, पर्टियूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बी। ये 5 बीमारियों के खिलाफ जो है वो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है वो दिया जाता है। तो ये से कब कब दिया जाता है, तो 6 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे और 14 सप्ताह पे दिया जाता है। ये नवजात में जो है वो लीवर इन्फेक्शन और भविष्य में हो रहे लीवर कैंसर जैसे जटिलताओं से भी बचाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर फॉर मोस्ट वैक्सीन्स। ठीक है, अधिकांश टीकों को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, +8 से +15 डिग्री सेल्सियस, +2 से +8 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 से -5 डिग्री सेल्सियस, या फिर -20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है +2 से +8 डिग्री सेल्सियस। +2 से +8 डिग्री सेल्सियस में जो है वो कोल्ड चेन अधिकांश जो है वो इतने ही टेम्परेचर पर मेंटेन किया जाता है। इस तापमान से अधिक होने पर टीका जो है वो निष्क्रिय हो जाता है यानी इनइफेक्टिव हो जाता है, और कम तापमान होने पर जो है वो फ्रीज डैमेज हो जाता है यानी कि वैक्सीन जो है वो जम जाता है। इसीलिए आइस लाइन, रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर जो होते हैं वो सब के टेम्परेचर जो हैं वो +2 से +8 डिग्री तक सेल्सियस तक ही मेंटेन करके रखे जाते हैं कोल्ड चेन में। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज स्टोर्ड इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट एट -20 डिग्री सेल्सियस। तो वैक्सीन ऐसा कौन सा है जो कि फ्रीजर कंपार्टमेंट में -20 डिग्री सेल्सियस में रखा जा रहा होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, BCG, OPV, DPT या फिर पेंटावेलेंट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है OPV। OPV का जो वैक्सीन है वो एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है जिसके कारण इसे -20 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज़र में रखा जाता है। इसे फ्रीज़ करने से इसका वायरस सक्रिय बना रहता है, जबकि DPT, पेंटावेलेंट, TT, TD ये सारे जो टीके होते हैं ये फ्रीज़ नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इसे जमने से बचाना होता है, अगर ये जम गए तो ये ख़राब हो जाते हैं। लेकिन OPV का जो वैक्सीन है इसे जमा करके रखा जाता है -20 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों? क्योंकि ये एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, यानी कि इसके जो वायरस होते हैं वो ज़िंदा होते हैं, तो उनको ज़िंदा और सक्रिय बनाए रखने के लिए इतना टेम्परेचर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ILR यूज्ड इन वैक्सीन स्टोरेज। ठीक है, तो ILR का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन क्या क्या है, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, आइस लेयर रूम, इंटरनल लिक्विड रेफ्रिजरेटर या फिर आइस लाइट रिसेप्टर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जो है वो ILR का फुल फॉर्म है। ये एक विशेष प्रकार का रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें दीवारों पर जो है वो बर्फ़ की परत होती है, जिससे तापमान जो है वो +2 से +1 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो बना रहता है। या बिजली नहीं होने पर भी कई घंटों तक तापमान बनाए रखती है, जिससे टीके जो होते हैं वो बिल्कुल इफेक्टिव बने रहते हैं। और डाइल्यूटर्स जो होते हैं वो नीचे रखे होते हैं, टीके जो होते हैं वो ऊपर रखे होते हैं। ठीक है, और ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर जो है वो कोल्ड चेन को जो मेंटेन, कोल्ड चेन क्या होता है, तो कोल्ड चेन ये एक ऐसा माध्यम होता है जिसके थ्रू वैक्सीन जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है बिना उनका टेम्परेचर बिगाड़े। ठीक है, बिना टेम्परेचर बिगाड़े जो है वो वैक्सीन एक जगह से दूसरे जगह पे अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट किए जाने के लिए कोल्ड चेन सिस्टम यूज़ होता है। इस सिस्टम में आइस लाइन रेफ्रिजरेटर भी यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वैक्सीन कैरियर्स। तो वैक्सीन कैरियर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन है टीकों की जांच करने के लिए, टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, या फिर टीकों को तैयार करने के लिए, या फिर टीका देने के बाद रखने के लिए। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वैक्सीन कैरियर क्या होता है। तो वैक्सीन कैरियर एक छोटी इंसुलेटेड पेटी होती है जिसमें चारों ओर आइस पैक्स रखे होते हैं। ये 4 से 8 घंटे तक तापमान को बनाया रख सकता है, और इसका उपयोग जो है वो टीकों को टीकाकरण स्थल तक ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये ANMs द्वारा जो है वो उपयोग किया जाने वाला चीज़ है। ठीक है, ये कोल्ड चेन का एक पार्ट है जो कि एक छोटा सा इंसुलेटेड पेटी की तरह होता है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, टू ट्रांसपोर्ट वैक्सीन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हाट इज़ ओपन वायल पॉलिसी। तो ओपन वायल पॉलिसी क्या है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, सभी खुले पेटी फेंक दिए जाएंगे, कुछ टीके खुले रहने के पर भी पुनः उपयोग किए जा सकते हैं, केवल BCG खुले रखे जा सकते हैं, या फिर किसी भी खुले टीके को पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर क्या है, तो ओपन वायल पॉलिसी क्या है। ओपन वायल पॉलिसी के तहत जो है वो कुछ टीके जो हैं वो खुले रहने पर भी पुनः उपयोग किए जा सकते हैं। ओपन वायल पॉलिसी OVP के अनुसार जो कुछ टीके जो मल्टी डोज वायल में आते हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव संरक्षक होता है, उन्हें अगली 17 तिथि यानी कि पुनः उपयोग के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके शर्तें क्या होती हैं कि जो टेम्परेचर है वो अच्छी तरह से मेंटेन होना चाहिए, जैसे कि +2 से +8 डिग्री सेल्सियस तक। वायल पर एक्सपायरी डेट पार नहीं होनी चाहिए। वायल जो होता है वो VVM यानी कि वैक्सीन वायल मॉनिटर जो होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। और इसके लिए लागू टीके कौन कौन से होते हैं, तो DPT का वैक्सीन हो गया, TT और TD का वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस B का वैक्सीन हो गया, साथ ही साथ पेंटावेलेंट और IPV, ये सारे के सारे जो हैं वो ओपन वायल पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर बैग इज़ यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ यूज्ड सिरिंजेस एंड नीडल्स। यानी कि प्रयुक्त सिरिंज और सुई को निपटाने के लिए कौन से रंग की थैली उपयोग की जाती है। ऑप्शन क्या क्या है, रेड बैग, येलो बैग, ब्लू बैग या फिर ब्लैक बैग। तो इसका सही आंसर क्या है, रेड बैग, लाल थैली। रेड बैग जो होता है उसका उपयोग इन्फेक्शियस प्लास्टिक वेस्ट के लिए होता है, जैसे सिरिंज हो गया, ट्यूब हो गया, कैप्स हो गया। निडल और हब कटर को डाल करके सेफ्टी बॉक्स में नष्ट किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो अच्छी तरह से लागू होकर के इम्प्लीमेंट हो पाता है।
AEFI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? आफ्टर इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एडवर्स एक्सपोजर फॉलोइंग इंजेक्शन, या फिर ऑल इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो AEFI का फुल फॉर्म है। इसका अर्थ क्या होता है? तो टीकाकरण के बाद होने वाली प्रतिकूल घटनाएं, इसमें हल्का या गंभीर प्रतिक्रियाएं हो सकती है, जैसे बुखार, सूजन, दर्द, जो कि हल्की प्रतिक्रियाएं होती हैं। लेकिन वहीं गंभीर प्रतिक्रियाओं की बात की जाए तो एलर्जी, एन्सेफेलेक्सिस या फिर शॉक, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। इसकी सूचना ANM या फिर मेडिकल ऑफिसर को तुरंत देनी चाहिए। जो भी अगर इम्यूनाइजेशन के बाद कुछ ऐसा इफेक्ट दिख रहा है तो वो तुरंत ही इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन वायल मॉनिटर इज़ यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? तो VVM यानी कि वैक्सीन वायल मॉनिटर, उसे हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है तापमान मापने के लिए, टीके को समाप्ति तिथि जानने के लिए। ऑप्शंस है तापमान मापने के लिए, टीके को समाप्ति तिथि जानने के लिए, टीका गर्मी से ख़राब हुआ है या नहीं यह जानने के लिए, या टीका की मात्रा मापने के लिए। तो वैक्सीन वायल मॉनिटर जो है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये है क्या? तो वैक्सीन वायल मॉनिटर जो है वो एक छोटा गोल सा थर्मो सेंसिटिव स्टिकर होता है जो कि टीका के वायल पे लगा होता है, यानी कि जो वैक्सीन का वायल होता है उस पर लगा होता है। इसका रंग बदलने से पता लग जाता है कि टीका जो है वो गर्मी से ख़राब हुआ है या नहीं। ठीक है, यदि VVM जो है उसका अंदरूनी भाग गहरा यानी डार्क कलर का हो गया हो तो इसका मतलब है कि टीका जो है वो ख़राब हो चुका है, उसे नष्ट कर देना चाहिए। इससे टीका का जो है वो गुणवत्ता जो है उसे नियंत्रित, यानी उसका क्वालिटी जो है उसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो वैक्सीन वायल मॉनिटर जो है उसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि टीके की समाप्ति तिथि जानने के लिए, यानी कि वो एक्सपायर हुआ है या नहीं ये जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड नेवर बी फ्रोजन? तो ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसे कभी फ्रीज नहीं किया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? DPT, पेंटावेलेंट, TT या ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से ऐसा कौन सा वैक्सीन है जिसे कभी भी फ्रीज नहीं किया जाता है? तो उसका आंसर है इनमें से सभी, DPT, पेंटावेलेंट और TT। ये तीनों के तीनों जो वैक्सीन हैं इन्हें जो होता है वो कभी भी फ्रीज़ नहीं करना होता है। फ्रीज़ किए जाने पर इनका जो प्रभाव होता है वो नहीं रह जाता उतना जितना होना चाहिए। इन्हें केवल सिर्फ और सिर्फ कितना +2 से +8 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। ठीक है, फ्रीज़ नहीं किया जाता। इसका पहचान कैसे करते हैं? तो शेक टेस्ट द्वारा जो है वो इसका हम लोग क्या कर रहे होते हैं? पहचान कर रहे होते हैं कि ये सही सलामत है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शेक टेस्ट यूज्ड फॉर? तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को शेक टेस्ट के बारे में बोला, तो शेक टेस्ट का जो है वो उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? टीका देने से पहले हिलाने के लिए, या जांचने के लिए कि टीका फ्रीज होकर ख़राब हुआ है या नहीं, या फिर तापमान जांचने के लिए, या फिर वायल की मात्रा मापने के लिए। तो शेक टेस्ट जो होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है? इसका सही आंसर है यह जांचने के लिए कि टीका जो है वो फ्रीज़ होकर ख़राब नहीं हो गया हो, यानी कि वैक्सीन जो है वो जम ना गया हो, जम कर ख़राब ना हो गया हो। इसका यूज़ जो होता है वो हम कई तरह के जो एब्जॉर्ब्ड वैक्सीन होता है जैसे DPT, TT, पेंटावेलेंट, ये सारे में इस शेक टेस्ट का प्रयोग करके उसका जो प्रभाव होता है उसको जाँच रहे होते हैं ताकि वो गलती से फ्रीज़ होकर के ख़राब नहीं हुआ हो। ये सारे इसमें क्या करते हैं? तो जो संदिग्ध वायल होता है, यानी कि जिस पे शक होता है कि ये ख़राब हो चुका है, उस वायल को एक नियंत्रण यानी अनफ्रोज़न, यानी कि जो सही जिसके बारे में पता है कि ये वायल अच्छा है, तो उसको उसके साथ जो है वो हिला करके रख दिया जाता है। ठीक है, यदि संदिग्ध वायल जो होता है वो जल्दी तलछट हो जाए, यानी उसका सेडिमेंट जल्दी बैठ जाए, तो वह फ्रीज़ डैमेज है, और अगर नहीं बैठे तो वो फ्रीज़ डैमेज नहीं है, वो उपयोग योग्य है। ठीक है, इस तरह से जो है वो हम शेक टेस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आइडियल साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट? यानी कि इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में इंजेक्शन देते हैं बच्चे में, शिशुओं में, उसका उपयुक्त स्थान कौन सा होता है? ऑप्शन क्या क्या है? डेल्टॉइड मसल, ग्लूटियल मसल, एंटेरियोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, या फिर फोर आर्म। तो इसका सही आंसर क्या है? बच्चों में जो हम IM इंजेक्शन देते हैं, बड़ों में जो हम IM इंजेक्शन देते हैं वो कौन से मसल में देते हैं? वो डेल्टॉइड में देते हैं। तो वो डेल्टॉइड मसल कहाँ होता है? आर्म पे होता है, बाजुओं पे। ये एक ट्रायंगुलर मसल होता है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर मसल होता है जो कि आर्म पे होता है, जिसमें हम लोग एडल्ट्स में इंजेक्शन देते हैं IM। लेकिन बच्चों में जो डेल्टॉइड मसल होता है वो उतना डेवलप्ड नहीं होता कि उसमें इंजेक्शन दिया जा सके, इसलिए बच्चों में सामान्यतः जांघ के सामने का जो भाग होता है, जांघ के सामने जो पार्श्व भाग होता है यानी एंट्रियोलैटरल एस्पेक्ट होता है थाई का, वहाँ पे बच्चों में IM इंजेक्शन देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वैक्सीन इज़ गिवन इन द राइट अपर आर्म। तो कौन सा ऐसा वैक्सीन है जिसे हम दाहिने ऊपरी भाग ऊपरी बाह में जो है वो लगाया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, BCG, हेपेटाइटिस बी, मिजल्स, रूबेला यानी MR का, या फिर पेंटावेलेंट। तो इसका सही आंसर क्या है, BCG को कहाँ लगाया जाता है, तो BCG को लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है। ठीक है, ये राइट नहीं बल्कि लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है। तो राइट अपर आर्म में कौन सा इंजेक्शन लगता है, राइट अपर आर्म में लगता है MR का। मीजल्स और रूबेला का जो इंजेक्शन है उसको दाईं ऊपरी बाह में कैसे लगाया जाता है, तो सबक्यूटेनियस, SC यानी सबक्यूटेनियस जो है वो ये इंजेक्शन लग रहा होता है। यह बच्चों में खसरा यानी मीजल्स और रूबेला से बचा रहा होता है। टीका देने का यह स्थान जो होता है वो पहचान और रिकॉर्डिंग में सुविधा के लिए जो है वो स्टैंडर्डाइज किया गया है कि इसको यहीं लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड नीडल साइज फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट। ठीक है, तो शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए सुई का उपयुक्त आकार क्या है। तो बच्चों में IM देने के लिए सुई का आकार क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, 26 गॉज ½ इंच, या फिर 24 गॉज 1 इंच, या फिर 23 गॉज 1 इंच, या फिर 22 गॉज 1½ इंच। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 23 गॉज 1 इंच। 23 गॉज 1 इंच जो है वो सामान्यतः सबसे सर्वोत्तम होता है शिशुओं को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए। इससे टीका जो है वो उचित गहराई तक मांसपेशियों में चला जाता है। यह बहुत ही पतली सुई होती है जिससे टीका त्वचा में रह सकता है और प्रतिक्रिया जो है वो बढ़ सकती है, जबकि मोटी सुई से दर्द अधिक होता है। ठीक है, तो इसी कारण ये जो है ये सबसे सूटेबल होता है। ठीक है, ये सबसे क्या है, सूटेबल है IM देने के लिए बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द साइट फॉर एडमिनिस्ट्रिंग BCG वैक्सीन। BCG का टीका जो है वो कहाँ लगाया जाता है, ये मैंने अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वक्त बताया है। ऑप्शंस देख लेते हैं, लेफ्ट अपर आर्म, राइट अपर आर्म, लेफ्ट थाई, राइट थाई। तो इसका सही आंसर क्या है, लेफ्ट अपर आर्म। लेफ्ट अपर आर्म में जो है वो BCG का टीका दिया जाता है, जो कि कैसे दिया जाता है, तो ID यानी इंट्राडर्मल रूट में दिया जाता है। ठीक है, ये TB से बचाव के लिए होता है और ये लगाने के जो 6-8 हफ्तों तक जो है वो एक छोटा दाग, स्कार जो है वो बना रहता है, जो टीका सफल होने का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रूट फॉर मीजल्स रूबेला वैक्सीन। MR वैक्सीन का सही मार्ग क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ओरल या इंट्राडर्मल। तो ये भी मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वक्त बताया है, अगर आप क्लास ध्यान से देख रहे हो तो इसका सही आंसर है सबक्यूटेनियस यानी त्वचा के नीचे। MR का जो इंजेक्शन है वो सबक्यूटेनियस ये से लग रहा होता है। टीके को डाइल्यूएंट के साथ यानी घोल के साथ उपयोग से पहले ठीक से मिलाया जाता है, उपयोग से पहले, और उसके बाद दिया जाता है। ये किस तरह का वैक्सीन होता है, तो ये एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज़ गिवन एज एन ओरल वैक्सीन अपार्ट OPV। तो ऐसा कौन सा वैक्सीन है OPV के अतिरिक्त जो टीका मुख्य द्वार से यानी कि ओरल रूट से दिया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है MR, रोटा वायरस, IPV या DPT। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर रोटा वायरस। रोटा वायरस जो होता है वो किसके खिलाफ दिया जाता है, तो ये डायरिया से बचाव के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये डायरिया से बचाव के लिए दिया जाता है। ठीक है, रोटा वायरस जो होता है वो ओरल रूप से दिया जाता है और ये जो होता है वो 6, 10 और 14 सप्ताह की आयु पर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ANM। ANM का फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं, असिस्टेंट नर्सिंग मेंबर, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, एक्रीडिएटेड नर्सिंग मैनेजर या फिर ऑक्सिलरी न्यूट्रिशन मिडवाइफ। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी कि सहायक नर्स दाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग कैन अ वैक्सीन कैरियर मेंटेन टेम्परेचर। तो वैक्सीन कैरियर जो है वो कितने समय तक तापमान बनाए रख सकता है। ऑप्शन क्या है, 2 से 3 घंटे, 4 से 8 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 4 से 8 घंटे। एक वैक्सीन कैरियर जो है उसमें 4 आइस पैक्स लगे होते हैं जो कि 4 से 8 घंटे तक तापमान को कितने से कितने तक मेंटेन रख सकता है, तो +2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +8 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन रख सकता है वैक्सीन कैरियर। इसमें टीका को जो है वो सेशन साइट यानी कि जहाँ पे वैक्सीन इम्यूनाइजेशन होने वाला है वहाँ तक सुरक्षित पहुँचाने में मदद करता है और इससे जो है वो इतना टेम्परेचर मेंटेन रहता है और कोल्ड चेन मेंटेन होने में मदद होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन क्या क्या है,
सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को समय पर सभी आवश्यक टीके देना, केवल पोलियो उन्मूलन करना, केवल नवजात शिशुओं का टीकाकरण करना, सभी बीमार बच्चों का इलाज करना। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जो है उसका मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को समय पर सभी टीके आवश्यक जो भी हैं सारे के सारे देना। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो भारत सरकार द्वारा संचालित है, जो कि सार्वभौमिक है कार्यक्रम है, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसी तरह से चलाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि सारे बच्चों और गर्भवती महिला को जो बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं जो सबसे सामान्य रूप से देखा जाता है उसके खिलाफ जो है वो टीका उपलब्ध कराना, और साथ ही साथ जो है वो मैटरनल मोर्टालिटी रेट यानी कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को जो है वो कम करना। इसके तहत जो है वो मुफ्त में सारे टीके जो हैं वो सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जो है वो दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु मॉनिटर्स इम्यूनाइजेशन कवरेज एट द नेशनल लेवल। तो राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण कवरेज की निगरानी कौन करता है? ऑप्शन क्या क्या है? WHO, यूनिसेफ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। तो राष्ट्रीय स्तर पर कौन करता है? राष्ट्रीय स्तर पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा जो है वो भारत में जो टीकाकरण कार्यक्रम जो है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की निगरानी जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, यह कार्यक्रम जो है वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, यानी कि ये हर जगह जो होता है वो सेम होता है। मंत्रालय जो है वो WHO, यूनिसेफ और राज्य सरकारों के सहयोग से नियमित मूल्यांकन यानी मॉनिटरिंग जो कर रहा होता है। ये मंत्रालय जो है वो मॉनिटरिंग करता है किसके सहयोग से? तो WHO, यूनिसेफ और राज्य सरकारों तीनों के सहयोग से ही मॉनिटरिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UIP। अभी मैंने आप लोगों को बताया UIP का फुल फॉर्म क्या है। UIP का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि भारत सरकार का प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ये कब शुरू हुआ था? 1985 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1985 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि देश में सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क एवं सुरक्षित टीका देना। यह क्या है? तो यह मिशन इंद्रधनुष का आधार भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है? 2005, 2010, 2014, 2017। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 2014। 2014 में जो है वो मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को जो है वो मिशन इंद्रधनुष जो है वो प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था हर बच्चों तक सभी टीके पहुंचाना। ठीक है, इसमें प्रमुख 7 टीके शामिल थे। ठीक है, बाद में इसका जो रूप है वो क्या कर दिया गया? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष यानी कि IMI शुरू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष यानी कि IMI जो मैंने अभी आप लोगों को बताया 2.0, इसका टारगेट क्या था? ऑप्शन क्या क्या है? 50% कवरेज, 75% कवरेज, 90% कवरेज या 100% कवरेज। तो IMI 2.0 का जो लक्ष्य था वो था दिसंबर 2019 तक। ठीक है, दिसंबर 2019 तक जो है वो कितना कवरेज करना? तो कम से कम 90% कवरेज करना, यानी 90% बच्चों को सभी टीके लग जाएं, यह सुनिश्चित करना जो था वो IMI 2.0 का लक्ष्य था। ठीक है, अब इसमें फ़ोकस किस चीज़ पे किया गया? तो जो बहुत ज़्यादा ऐसे गांव के इलाके थे जहाँ पे पहुँचना मुश्किल था, या फिर वो पॉपुलेशन जो भटक रही होती यानी कि माइग्रेंट पॉपुलेशंस जो था उनको कवर करना, जो अर्बन स्लम्स थे यानी कि जो शहर में झोपड़पट्टी होते हैं उन पे फोकस करना, और जो आदिवासियों के जो बेल्ट्स होते हैं जो जंगल में रह रहे होते हैं उन लोगों पर ज़्यादातर फोकस किया गया। ठीक है, यह कार्यक्रम जो था लीविंग नो वन बिहाइंड यानी कि कोई पीछे ना छूटे की नीति पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ IEFI। IEFI का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एडवांस्ड इवैल्यूएशन फॉर इम्यूनाइजेशन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन या फिर एडवर्स इवेंट ऑफ इन्फेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। IEFI का फुल फॉर्म, IEFI का अर्थ क्या है? तो टीका लगाने के बाद, ठीक है, टीका लगाने के पश्चात प्रतिकूल घटना, यानी टीका लगाने के पश्चात अगर किसी भी तरह की कोई हानिकारक प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है तो उसे हम IEFI कहते हैं।
या हल्की यानी माइनर भी हो सकती है, या फिर गंभीर यानी सीरियस भी हो सकती है। हल्की में इसका जो सिम्टम्स है वो क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं? बुखार, इंजेक्शन जहाँ लगा है वहाँ पे हल्का सूजन। गंभीर क्या हो सकता है? तो गंभीर प्रतिक्रिया में एलर्जी, एनोफैलेक्सिस या फिर दौरे, ये सारे जो है ये गंभीर प्रतिक्रिया के अंतर्गत आ सकते हैं। इसका जो है वो तुरंत जो रिपोर्ट है वो ANM या आशा द्वारा पहुँचाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टेम्परेचर शुड वैक्सीन्स बी स्टोर्ड इन कोल्ड चेन? ये मैंने अभी तक आप लोगों को बहुत बार बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करते हुए कि कितना टेम्परेचर जो है वो कोल्ड चेन में मेंटेन करना होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से +10 डिग्री सेल्सियस, या +5 डिग्री सेल्सियस से +15 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस। सभी टीके मोस्टली जो होते हैं कुछ को छोड़ करके उन्हें कहाँ कितना टेम्परेचर पे? इतने ही टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है, यानी +2 से +8 डिग्री तक। ठीक है, यह तापमान जो है वो आइसलाइन, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र, ये सारे जो होते हैं वो इतना टेम्परेचर जो होते हैं वो मेंटेन करके रख लेते हैं ताकि टीका जो है वो प्रभावशील बना रहे। कुछ जो होते हैं वो उन्हें क्या होता है, इससे ज़्यादा लो टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो उन टीकों को छोड़ करके बाकी सभी सामान्य टीके जो है वो इतने ही टेम्परेचर पर प्रभावशील बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वैक्सीन आर स्टोर्ड इन द फ्रीज़र कंपार्टमेंट? ठीक है, तो ऐसे कौन से टीके हैं जिन्हें डीप फ्रीज़र में रखे जाते हैं? तो अभी तक हमने जो देखा जो वो थे ना नॉर्मल, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, यानी +2 से +8 डिग्री वाले देखा हमने। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा जैसे फ्रीज़र में रखा जाता है, यानी कि टेम्परेचर जो होता है उसमें कितना मेंटेन करना पड़ता है? -15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। तो वैसे वैक्सीन्स कौन कौन से होते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? BCG, OPV, मीज़ल्स, MR, या फिर पेंटावेलेंट, IPV, हेपेटाइटिस B, या फिर DPT, PCV, रोटावायरस, या फिर TT, TD या पेंटावेलेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, इसमें कौन से वैक्सीन्स आते हैं? इसमें वैक्सीन्स आते हैं BCG, OPV, मीज़ल्स और MR। ठीक है, इसमें जो होता है वो टेम्परेचर मैंने आपको बता ही दिया, -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़र में रखा जाता है। अन्य टीके जैसे पेंटावेलेंट है, तो पेंटावेलेंट को हमेशा नॉर्मल यानी +2 से +8 डिग्री में रखा जाता है। यहीं पे बात करें IPV का, तो उसको भी उतने पे ही रखा जाता है। वहीं अगर बात करें DPT का, तो उसे भी उतने ही टेम्परेचर पे रखा जाता है। TT का बात करें तो उसे भी हमेशा जो है वो कितने में रखा जाता है? तो +2 से +8 डिग्री में रखा जाता है। फ्रीज़र में किसको रखा जाता है? तो BCG, OPV, मीज़ल्स और MR को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ILR? ILR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस है आइसलाइन रेफ्रिजरेटर, इंटरनल लिक्विड रेफ्रिजरेटर, इंडियन लॉन्ग रेफ्रिजरेटर, इंटीग्रेटेड लाइनर रेफ्रिजरेटर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आइसलाइन रेफ्रिजरेटर। आइसलाइन रेफ्रिजरेटर जो है वो एक प्रकार का फ्रीज होता है जिसमें अंदर बर्फ़ की परत होती है और इसमें टेम्परेचर कितना मेंटेन किया जाता है? +2 से +8 डिग्री तक स्थिर तापमान जो है वो मेंटेन किया जाता है। बिजली जाने की स्थिति में भी ये क्या करता है? कुछ समय तक जो है वो तापमान उतना बनाए रखता है, क्योंकि बर्फ़ होते हैं ना चारों तरफ, इसलिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPT वैक्सीन? DPT टीके का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, डेंगू, पोलियो, टाइफॉइड, डिप्थेरिया न्यूमोनिया टेटनस, या फिर डायरिया पर्ट्यूसिस टाइफॉइड। तो इसका सही आंसर क्या है? डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। ठीक है, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस जो है वो DPT का फुल फॉर्म है। इसको कब लगाया जाता है? तो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे इस वैक्सीन को दिया जाता है। हाउ मेनी बूस्टर डोजेस ऑफ DPT एंड TD आर गिवन अंडर NIS? तो NIS के अंतर्गत जो है वो DPT और TD की कितनी बूस्टर डोजेज जो है वो लगाई जाती हैं? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो पहली खुराक बूस्टर का जो होता है वो कब लगता है? तो 16 से 24 महीने पे लग रहा होता है। और दूसरी डोज जो होता है वो बूस्टर का कब लग रहा होता है? तो 5 से 6 वर्ष पे लग रहा होता है। ये किसकी बात हो गई? TD की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? TD 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर B 2। इससे अतिरिक्त जो है वो किशोरावस्था और गर्भवती महिलाओं को भी जो है वो TD का इंजेक्शन दिया जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TD वैक्सीन? तो TD वैक्सीन हमने अभी तक कितनी बार नाम सुना, उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? टेटनस एंड डिप्थेरिया, टाइफॉइड एंड डेंगू, टेटनस एंड डायरिया, टेटनस एंड डिप्थेरिया टॉक्सॉइड। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है टेटनस एंड डिप्थेरिया टॉक्सॉइड। ठीक है, TD टीके में जो है वो टेटनस और डिप्थेरिया टॉक्सॉइड का संयोजन है। इसमें डिप्थेरिया का जो एंटीजन होता है वो कम मात्रा में होता है, इसलिए यह किशोरों को और वयस्कों को दिया जाता है। या DPT का क्या होता है? बूस्टर डोज हो रहा होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डोजेस ऑफ टीडी आर गिवन टू अ प्रेग्नेंट वुमन। तो गर्भवती महिलाओं को टीडी का कितने टीके दिए जाते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कितने डोज दिए जाते हैं, 2। पहला डोज कब दिया जाता है, तो गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी दे दिया जाता है। दूसरा डोज कब दिया जाता है, तो पहली खुराक के 4 सप्ताह बाद जो है वो दूसरा डोज दिया जाता है। यदि पिछली गर्भावस्था जो है वो 3 वर्ष से कम समय पहले टीडी का दोनों डोजेज लगे थे, तो दूसरी बार जब गर्भावस्था अगर 3 साल के अंदर अंदर में हो गया है तो TD1 और TD2 ना लगा करके बल्कि एक ही टीडी बूस्टर डोज जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कोल्ड चेन एट PHC लेवल। तो PHC स्तर पर कोल्ड चेन का रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है। ऑप्शन का क्या क्या है, आशा, ANM, कोल्ड चेन हैंडलर, स्टोर कीपर या फिर मेडिकल ऑफिसर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कोल्ड चेन हैंडलर यानी स्टोर कीपर। PHC स्तर पर जो होता है वो कोल्ड चेन उपकरण यानी ILR हो गया, यानी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर हो गया, डीप फ्रीज़र हो गया, ये सारे का रख रखाव जो होता है वो कोल्ड चेन हैंडलर द्वारा किया जाता है। यह वैक्सीन टेम्परेचर लॉग बुक में तापमान दर्ज करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी टीके जो हैं वो उन सही तापमान पर सुनिश्चित करता है कि सुरक्षित बने रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच वैक्सीन शुड बी ट्रांसपोर्टेड। तो टीकों को ले जाने का समय अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है, +4 डिग्री सेल्सियस, +8 डिग्री सेल्सियस, +10 डिग्री सेल्सियस या +12 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या है, +8 डिग्री सेल्सियस। टीकों को ले जाने के दौरान तापमान जो है वो +2 से +8 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए वैक्सीन कैरियर या फिर कोल्ड बॉक्सेस जो होते हैं वो सारे का उपयोग होता है। यह सुनिश्चित करता है कि टीके ना ही फ्रीज हो और ना ही गर्मी से ख़राब हो, यानी कि टेम्परेचर जो है वो उपयुक्त बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन वायल पॉलिसी। ओपन वायल पॉलिसी का क्या अर्थ है। ऑप्शन क्या क्या है, खुले टीके को तुरंत फेंकना, खुले टीके को 28 दिन तक उपयोग में लाना, खुले टीके को अगले सत्र में उपयोग करना कुछ शर्तों के साथ, या फिर खुले टीके को 24 घंटे तक रखना। तो इसका सही आंसर क्या है, खुले टीके को अगले सत्र में भी उपयोग करना कुछ शर्तों के साथ। ओपन वायल पॉलिसी के अनुसार क्या होता है, तो कुछ मल्टी डोज टीके जैसे OPV का हो गया, DPT का हो गया, हेपेटाइटिस B का हो गया या फिर TT का हो गया, तो यदि सही तापमान पर और साफ स्थिति में रखे गए हों तो उन्हें अगले टीकाकरण सत्र में फिर से उपयोग किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो टीकों की बर्बादी को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ VVM। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। VVM का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस क्या क्या है, वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वॉल्यूम मार्कर, वैक्सीन वैल्यू मॉनिटर, वैक्सीन वायबिलिटी मार्कर। इसका सही आंसर क्या है, वैक्सीन वायल मॉनिटर। वैक्सीन वायल मॉनिटर जो है वो एक छोटी गोल थर्मोसेंसिटिव सी जो परत होती है जो कि क्या बता रही होती है, तो वायल पर लगी होती है, वैक्सीन का जो वायल होता है उस पर लगी होती है। यह बताती है कि ये टीका जो है वो गर्मी के संपर्क में कितने समय तक रहा है, यानी वो गर्मी के कारण ख़राब तो नहीं हो गया है। अगर VVM का जो अंदरूनी भाग है वो बाहर से ज़्यादा गहरा हो जाए तो इसका मतलब कि टीका जो है वो ख़राब हो चुका है, उसे हमें फेंक देना चाहिए। इस तरह से जो है वो वैक्सीन का प्रभाव वैक्सीन कितना प्रभावशील है, वो सही है या ख़राब हो चुका है, ये बात को बताने में मदद करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैक्सीन वायल मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।